बेसिकली हम स्टार्ट ही किए थे टॉपिक अपना, काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक एक स्टोरी चल रही थी और उस स्टोरी में हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यानी कि जो बेसिस हैं वो अटैक करते हैं, उन अटैक्स का प्रेफरेंस देख रहे थे, अटैक्स की एक तरह से कंपेटिबिलिटी देख रहे थे कि जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां पहले अटैक मारेगा, फिर दूसरी साइड पे मारेगा, फिर तीसरी साइड पे मारेगा, ऐसा कुछ चल रहा था, राइट। वही एग्जांपल था, उसी के एग्जांपल को ले लेते हैं बिकॉज जो कॉपी में लिखा गया होगा, मैं तो भूल जाता एग्जांपल क्या लिया था मैंने, शायद एसिमेट्रिक कीटोन था एक, ऐसा कुछ था, है ना। दो प्रोटॉन इसमें मौजूद थे, दो तरफ से इसमें प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता था, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट। और जब हमने चार्जेस देखे और चार्जेस को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया या बनाया तो हमें पता लगा कि सबसे ज्यादा चार्ज तो यहां पे मौजूद है, उसके बाद चार्ज इस वाले प्रोटॉन पे है और इस वाले प्रोटॉन पे तो चार्ज सबसे, क्योंकि यहां पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो चार्ज को डिक्रीज कर रहा होगा ना, वो दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, डेंसिटी रिलीज करेगा तो चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ पिक्चर थी। तो हमने कहा कि कई बार क्या होता है, जो बेस होते हैं ना वो भी काफी हद तक चीजें को सिलेक्शन दिखाते हैं। जैसे इसमें मैं दो बेसिस यूज कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक बेस यूज किया, उस बेस का नाम है KH है ना, पोटेशियम हाइड्राइड, और एक बेस यूज किया, मान लीजिए उसका नाम है LDA, आगे बहुत पढ़ेंगे इसको डिटेल में, LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बेस, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पूरी इनोलेट केमिस्ट्री की जान है बेस, बहुत इसकी चर्चाएं होंगी। क्या हुआ, बहुत इसकी चर्चाएं होंगी इनोलेट केमिस्ट्री में ना। दिस इज लिथियम, दिस इज LDA। सो ये स्टोरी चल रही थी ऑन द होल, है ना, ये था कहानी, ठीक है। तो क्यों करते हैं, अभी क्यों कर रहे हैं, कोई उस पर मत जाना, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं इस पे जाना ना, क्यों कर रहे हैं इसके लिए तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा हुआ अपना। अभी क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, हम सिर्फ इस पे फोकस्ड हैं। अगर हम इन दोनों बेसिस को ट्रीट करवाएं इस मॉलिक्यूल के साथ तो पता लगेगा कि ये जो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड यानी कि LDA जो बेस है वो इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, इस वाले प्रोटॉन को, वो उस प्रोटॉन को हाथ तक नहीं लगाता है। और वो जो बेस है पोटेशियम हाइड्राइड वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, उस वाले प्रोटॉन को हाथ तक नहीं लगाता है। अगर वो इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए करा, तो उस केस में इनोलेट इस तरफ से बनेगा जो कि कम स्टेबल इनोलेट होगा। अपन ने देख लिया इनोलेट की स्टेबिलिटी तो पीछे, कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन तो कम स्टेबल इनोलेट, लेस स्टेबल इनोलेट बनेगा। क्या बनेगा, लेस स्टेबल इनोलेट बनेगा। और ये कहां से बना है, जहां पर चार्ज ज्यादा था, यानी कि अटैक पहले वहां हो रहा होगा, राइट बोलो। तो ये लेस स्टेबल इनोलेट बना, लेस स्टेबल इनोलेट हुआ, ज्यादा चार्ज पे फास्टर अटैक हुआ, तो कौन सा पाथ गया, काइनेटिक। इसलिए इस तरह के इनोलेट कौन से इनोलेट होंगे, काइनेटिक इनोलेट होंगे। अब मैं आगे से शॉर्ट फॉर्म ही यूज करके चलूंगा चैप्टर में ना, KE करके, ऐसे करके। और जब इस तरफ से अटैक करेगा तो ये यहां से जाएगा और ये वाला इनोलेट बनेगा, राइट। तो अगर उस पाथ से जाया जाए तो वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होगा, ऐसे करके O- और डबल बॉन्ड ऐसे, राइट बोलो। डेफिनेटली किसी को भी दिख जाएगा कि ये मोर स्टेबल एल्कीन है, तो ये मोर स्टेबल इनोलेट है। कैसा इनोलेट है, अगर मोर स्टेबल इनोलेट है और लेस चार्ज पर अटैक हुआ है तो कौन सा रास्ता गया, थर्मोडायनेमिक, रिलेटिवली थर्मोडायनेमिक है दोनों में से, राइट। तो ऐसे केस में ये कौन सा रास्ता है, थर्मोडायनेमिक। तो जो इनोलेट बना वो भी कौन सा इनोलेट हो गया, थर्मोडायनेमिक इनोलेट हो गया, राइट। जो बेस ऐसा करते होंगे, ऐसा या इस पाथ के थ्रू जाते होंगे, या ये पाथ अख्तियार करते होंगे, ये पाथ फॉलो करते होंगे, इस पाथ से जाते होंगे, उन बेसिस को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बेस। क्या बोले उनको, ऐसे बेसिस को क्या कहा जाएगा, TCB, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बेस। और ऐसे बेसिस को क्या कहा जाएगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस। इट मींस इस पूरे चैप्टर में इस बात की बहुत लड़ाइयां होंगी, बहुत, लगभग हर सवाल में ही इस बात की लड़ाई होगी, बिकॉज आसान ऐसा सवाल तो एग्जाम में आता भी नहीं है कि सिमेट्रिक कीटोन दे दे और तुमसे इनोलेट बनवा ले, फिर तो सवाल ही क्या बना, वो तो गधा भी कर देगा, राइट। क्योंकि अगर कोई एसीटोन दिया है, बेस दिया है, तो इनोलेट तो बनना ही है,
तो फिर वो कंफ्यूजन का चांसेस ही नहीं रहे। इट मींस वो रेशियो सेलेक्टिविटी तो पक्का यूज करेगा, अनसिमेट्रिकल तो पक्का यूज करेगा। वो करेगा तो उस वक्त आपके पास बार बार ये धर्म संकट उठेगा, बार बार ये समस्या उठेगी कि हम इस रास्ते से जाएं उस रास्ते से, और उस समस्या का समाधान होगा आप काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक पाथ्स को समझें और पाथ्स को अंडरस्टैंड करके देखें कि वहां उस पर्टिकुलर केस में कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है। समझ में आया? तो ये बहुत काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक की कहानी थी जिसका एंड हो रहा था। एंड होने से पहले लाइट चली गई थी, ये एंड था अपना। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस हुई ना, हमें ये समझ में आ रहा है कि बार बार अलग अलग तरह से बिहेव कर रही हैं। पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि कोई स्पेसिस थी जो यहां अटैक कर दे रही थी। अब इस एग्जांपल में देखा कि ये दोनों स्पेसिस ने यहां अटैक करने से तो मना ही कर दिया। मैं इससे पूछूंगा कि तू यहां जाएगी क्या, इससे पूछो कि ऐसे इधर कुछ है क्या, कहता नहीं, चांसेस ही नहीं है, बिल्कुल चांसेस नहीं। और वैसे अगर किसी से पूछे तो इस रिएक्शन को 12वीं क्लास वाला तो तुरंत इमीडिएटली कर देगा, आराम से 1 सेकंड में। अगर 12th वाले से पूछे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ले। ऑर्गेनिक में मान लीजिए 12th वाला कोई ऑर्गेनिक पढ़ रहा है, पूछे कि बताओ KH लिया मैंने, क्या प्रोडक्ट बनेगा, H- ये ले। ऐसे ही तो करवाई हमने सारी रिएक्शन आज तक, बट ये रिएक्शन कभी जिंदगी में नहीं हो सकती, किसी टेम्परेचर पे नहीं हो सकती। अटैक ही नहीं होता है। मैं कहता हूं ये दोनों मिलेंगे ही नहीं कभी जिंदगी में। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दिया तो वो गलती नहीं, पाप है, वो सरासर पाप है। बिकॉज ये हाइड्राइड इस वाले कार्बन पे कभी अटैक कर ही नहीं सकता, करेगा ही नहीं, नेवर एवर। इसीलिए इनोलेट तो बनाएंगे बाद में, पहले तो हमें इनके बारे में थोड़ी चर्चा करनी चाहिए कि ये क्या क्या करते हैं, कब कहां अटैक करते हैं, कब यहां मार रहे हैं अटैक, कभी यहां बोलो। इसलिए अब हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस को क्लासिफाई करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं। एक बार वो समझ में आएंगे तो कम से कम एक चीज क्लियर हो जाएगी कि बेस क्या होता है, कौन होता है, कैसा होता है, कब क्या करता है। फिर हम दूसरे पार्ट पे आएंगे इनोलेट बनाने पे। क्या आपको समझ में आया? सो अब मैं पढ़ाना जा रहा हूं जो टॉपिक स्टार्ट होना था, वो लाइट जब चलेगी, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। क्या है वो हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, यहां से शुरू होती है अपनी कहानी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस इनडायरेक्टली अगर इस चैप्टर में उनको बेसिस कहा जाएगा, कहा जाएगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो भी हम उसको बेस ही कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक बेस कह देंगे ये, बट हम उनको मोटे मोटे तौर पर बेस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो एक तरह से बेसिस के क्लासिफिकेशन है। किसकी क्लासिफिकेशन है ये? बेसिस को अगर क्लासिफाई करना चाहे ना तो इस चैप्टर में बेसिस को क्लासिफाई करने के भी क्लासिफिकेशन है। दरअसल कितने तरह के बेस होंगे इसका भी अपना एक क्लासिफिकेशन है कि किस बेस पे देख रहे हो, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो। 4 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है बेसिस को। दोबारा समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 4 तरह के बेस नहीं बोल रहा हूं, 4 तरह के क्लासिफिकेशन बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस को आप 4 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। कौन कौन सी वो 4 तरीके हैं आइए मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। There are 4 ways to classify, or there are 4 bases to classify electron rich species. पहला on the basis of strength या on the basis of K और pK values, किसी बेस की स्ट्रेंथ के बेस पे। किसके बेस पे? हमने अपने पढ़ा स्ट्रेंथ के बेस पे। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कुछ माइल्ड बेस होते हैं, कुछ वीक बेस होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हम नॉर्मली इस चैप्टर में बेसिस को 2 तरह से डील करेंगे, 2 तरह से देखेंगे, या तो स्ट्रॉन्ग बेसिस, कौन से बेसिस, और या फिर उनको किस कैटेगरी में लेंगे हम, वीक। कुछ को माइल्ड भी बोलेंगे, वीक बेसिस। कभी कभार एक और चीज आएगी माइल्ड बेसिस, बीच बीच में आएगी, वो समझा दूंगा मैं आपको। ये तो है ऑन द बेसिस ऑफ के वैल्यू या पीके वैल्यू। किसके बेस पे है ये? डेफिनेटली एक ही चीज, इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है बोलो? हाँ, के या पीके वैल्यू के बेस पे। आगे देखेंगे भी कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक होता है, आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरा है कोई भी बेस जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल डेरिवेटिव या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ट्रीट होगा तो हमने 2 रास्ते देखे थे। वो काइनेटिक न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है और थर्मोडायनेमिकली बेस भी बन सकता है। तो वो काइनेटिकली न्यूक्लियोफाइल बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा या, इस बेस पे दूसरा क्लासिफिकेशन बनता है, और वो क्लासिफिकेशन बनता है न्यूक्लियोफिलिक बेस और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है बताइए मुझे? न्यूक्लियोफिलिक बेस। बोलिए बोलिए क्या 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 क्लासिफिकेशन होगा? न्यूक्लियो
न्यूक्लियोफिलिक बेसिस वर्सेज नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। क्या आपको समझ में आया? दैट इज अ सेकेंड क्लासिफिकेशन। मैं एग्जांपल लिखते चला जाता हूं। जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस की अगर बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे केएच बहुत तगड़ा बेस है, मतलब बेस का बेसों का बाप है। पप्पा ऑफ बेसिस एलडीए, वो भी कोई कम तगड़ा बेस नहीं, खतरनाक वाला बेस है। बिकॉज अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव हो या कार्बन पे नेगेटिव हो, हाइड्रोजन पे नेगेटिव हो, तो वो तो हाईली अनस्टेबल स्पीशीज हो गई, वो तो H+ के लिए पगलेट है, पागल है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, आगे बहुत देखेंगे। अरे पूरा मतलब पूरी क्लास इसी पे जाने वाली है, अभी तो बात समझ लेंगे हम थोड़ा सा। वीक बेसिस की बात करेंगे तो जनरली ऐसे बेसिस जिसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, राइट बोलो, स्टेबल है, डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कार्बोनेट टाइप के बेसिस हो गए, तो कार्बोनेट में क्या है, एक तो ऑक्सीजन पे माइनस है, तो वैसे ही स्टेबल है, और दूसरा वो माइनस गोल 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 डिलोकलाइज भी हो रहा है, तो उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है माइनस रहने में। तो ऐसे स्टेबलाइज बेसिस, या जैसे कोई न्यूट्रल बेसिस होते हैं, टर्सरी एमीन टाइप के, पिरिडीन टाइप के, तो ये नॉर्मली वीक बेसिस, कहां की बेसिस रहते हैं, वीक बेसिस की कैटेगरी में आते हैं, राइट बोलो। अब आता है न्यूक्लियोफिलिक वर्सेस नॉन न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक वो जो अटैक करते हैं, जो उस कार्बन के सेंटर पे अटैक मारते हैं, जैसे RMGX, मतलब दिख जाए ना इसको कार्बन का सेंटर, टूट के पड़ेगा। याद करो, ये वही ग्रिगनॉड है जिसकी रिएक्शन लिखते थे 12वीं में, उंगली थक गई होगी आपकी। ग्रेगनॉड ग्रेगनॉड ग्रेगनॉड, यही तो करा और क्या करा, R- ग्रेगनॉड, वही ग्रेगनॉड है, या RLI कह दीजिए इसको। ऐसे बहुत सारे हैं, क्या है, बहुत सारे हैं जो न्यूक्लियोफिलिक बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस है, बिल्कुल भी मुंह ही नहीं देखते भी नहीं है कार्बन सेंटर की तरफ, जैसे LDA हो गया है ना, टर्सरी, या ये वाला आ गया आपका R3N, टर्सरी एमीन्स हो गई, नॉर्मली टर्सरी ब्यूटोक्साइड टाइप की चीजें हो गई, राइट। ये हाईली नॉन, या KH टाइप का मामला हो गया, ये भी हाईली नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस है। अब तीसरी कैटेगरी में हम आएंगे, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल वर्सेस काइनेटिक। ये हमने बताया कि कौन सा बेस आसानी से प्रोटॉन को खा जाएगा या नहीं खाएगा। ये हमने बताया प्रोटॉन खाने से पहले कहीं और मुंह मारेगा या नहीं मारेगा। अब हम बात करें, अगर प्रोटॉन खा रहा है तो कौन सा प्रोटॉन खाएगा। इसी के बेसिस पे हम इसको फिर से दो हिस्सों में बांट सकते हैं, बोलो, फिर से दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। और दो क्लास जगह मेरी कम पड़ गई तो चौथा मैं कहीं और लिख दूंगा। दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं फिर से, और वो दो क्लासिफिकेशन अभी पीछे पड़ा है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल वर्सेज थर्मोडायनेमिकली यार कहां लिखूं, अच्छा ऐसे लिख देते, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल वर्सेज, समझ जाओगे ना, फुल फॉर्म तुम लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं बची है। TCB वर्सेज KCB, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड वर्सेज काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेसिस, राइट बोलो। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल जैसे अभी मैंने बताया था आपको KH, इस टाइप के बोलो, और काइनेटिकली कंट्रोल जैसे अभी बताया था आपको मैंने LD, LHM, DS, लाइका, बहुत सारे बेसिस हैं, आगे बात करेंगे। सो दिस इज थर्ड क्लासिफिकेशन। द फोर्थ क्लासिफिकेशन, जिस क्लासिफिकेशन में इस बात का आंसर भी छुपा है कि इस H- ने अटैक क्यों नहीं करा, ये अटैक हुआ, इसका आंसर छुपा हुआ उस क्लासिफिकेशन में, और वो क्लासिफिकेशन है बेसिकली हार्ड बेसिस वर्सेस सॉफ्ट बेसिस। चौथा क्लासिफिकेशन है HSAB प्रिंसिपल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज हार्ड बेसिस वर्सेस, यस, हार्ड बेसिस, HARD, हार्ड बेसिस वर्सेस सॉफ्ट बेसिस। क्या आपको समझ में आ गई कहानी? तो ये चार क्लासिफिकेशन है पूरे चैप्टर में, चारों बातें आपको बिल्कुल भेजे में फिट बैठ जानी चाहिए। बार 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 मैं इनको यूज करूंगा। ये न्यूक्लियोफिलिक है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, फलाना है, KCB है, TCB है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। छाप लीजिए और फिर हम शुरू करेंगे पहले HSAB प्रिंसिपल। यहां से स्टार्ट करेंगे HSAB प्रिंसिपल से, बिकॉज दैट इज ए न्यू प्रिंसिपल। वहां से कहानी स्टार्ट करेंगे। सो ये चार तरह की क्लासिफिकेशंस हमको पढ़ने हैं। आगे मैं सब शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस को SB, वीक बेसिस को WB, न्यूक्लियोफिलिक बेसिस को NB, नॉन न्यूक्लियोफिलिक को NNB, TCB, KCB, और इनको HB, SB।
इसको SFB बोल दूंगा, वरना तो SB तो वहां शॉर्ट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस की भी हो गई है। ठीक है, इनके जैसे एक एग्जांपल लिखना चाहो आप, इनके जैसे हार्ड बेस जैसे RMGX, हार्ड का भी बाप है। सॉफ्ट बेस जैसे H- ही था या SH- हो गया, बहुत सारे हैं। तो इनोलेट केमिस्ट्री शुरू होने से पहले ये लास्ट अपना पोर्शन चल रहा है, हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, सो दैट कि हमें पता लगे कि अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस कौन सी यूटिलाइज करेंगे, कब यूटिलाइज करेंगे हम, दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड। ये हम सीखना चाह रहे हैं। या तो लिख लो, नहीं तो घर लिख लेना, क्या है स्लाइड में लेके लिखोगे, लिखो जल्दी। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला उस उधर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वो एक नई चीज है, बिकॉज इसमें तो थोड़ा थोड़ा अपन को आता है स्ट्रॉन्ग वीक क्या होता है। दिस इज ए न्यू थिंग कि HSAB प्रिंसिपल क्या होता है, राइट, समझते हैं। सो दिस इज HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। आप एक बात जानते हैं, या आपने ये बहुत सारे रिएक्शंस में पढ़ा होगा, कई बार पर्टिकुलर कोई स्पीसीज है वो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को रिएक्शन के लिए चुनती है। जैसे हार्ड स्पीसीज है वो मोस्टली हार्ड से ही रिएक्ट करती है और सॉफ्ट मोस्टली। तो ये कैसे समझ में आएगा, इसके लिए आपको मैं इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर रहा हूं कि हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है। पहले तो ये समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। किसी भी स्पीसीज में अगर हार्डनेस देखा जाए तो जिस स्पीसीज में जितना ज्यादा चार्ज होगा ना वो उतनी ज्यादा हार्ड होगी। क्या होगा, जितना ज्यादा चार्ज। अगर -1 है किसी में, -1 से -2 हो गया तो और ज्यादा हार्ड होगी, -2 से -3 हो गया तो और ज्यादा हार्ड होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हार्डनेस चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जितना छोटा आयन उतना हार्ड, जितना बड़ा आयन उतना सॉफ्ट। इनडायरेक्टली समझे तो पोलराइजेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने फजान में पढ़ा होगा। जितना हार्डर आयन कब होगा, जब स्मॉल हो और मोर चार्ज हो। तो तीन चीजें होनी चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, चार्ज कम साइज में कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, और चार्ज डिलोकलाइज नहीं होना चाहिए। यानी कि तीसरी चीज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिलोकलाइजेशन। समझ में आ गया। इसीलिए अगर इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइंडली अप्लाई करूं तो मैं कह सकता हूं हार्ड बेसिस कौन होंगी, या न्यूक्लियोफाइल, कुछ भी कह दीजिए, बेस न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की बात चल रही है ना यार। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल या बेसिस कौन होंगे, तो तीन बातें, ये तीनों बातें होनी चाहिए। कौन होंगे, जिनमें मोर चार्ज हो, बोलना, कंक्लूजन देखो ना इनका ये यार, अरे फैक्टर्स को मिला के कंक्लूजन देख रहे हैं यार। कंक्लूजन क्या आएगा, जिनमें मोर चार्ज हो, जो स्मॉलर साइज के हो, और लोकलाइज्ड चार्ज हो। क्या हो, ये जिनमें भी होगा ना वो सारी क्या होंगी, हार्ड न्यूक्लियोफाइल या हार्ड बेसिस होंगे। सॉफ्ट कौन होंगे, अगर आपसे पूछो, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो अगर ये तो हो गए हार्ड न्यूक्लियोफाइल या हार्ड बेसिस, कौन होंगे, ये तीन फैक्टर्स हो गए सारे सारे, बोलो। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सॉफ्ट बेसिस या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे, तो आप क्या बोलोगे, बताओ इसका जस्ट अपोजिट। और जस्ट अपोजिट फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर बोलो जरा, लेस चार्ज, कम चार्ज हो, बोलो, या फिर लार्जर, मोर क्या होता है, लार्ज होता है, लार्जर साइज हो, और या फिर डीलोकलाइज चार्ज, चार्ज फैल गया हो। सिंपली समझ में आया। अब बताओ स्मॉलर नॉर्मली कौन से आयंस होते हैं, सेकंड पीरियड के। सेकंड पीरियड के जो आयंस होते हैं उनकी साइज स्मॉलर होती है नॉर्मली, C-, N-, बोलो ना यार। तो जब C- मिलेगा, N- मिलेगा, आपको F- मिलेगा, तो ये नॉर्मली क्या होंगे, हार्डर आयन। क्या होंगे, और अगर I- मिलेगा, Br- मिलेगा, S- मिलेगा, तो ये सॉफ्टर आयंस होंगे। कौन से आयन होंगे, समझ में आ गया आपको, समझ में आया, बोलो। पहले इसको नोट तो बाद में कर लेना, कंपैरिजन करते हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन हार्ड वर्सेस सॉफ्ट का। ठीक है, इससे पहले और एक एग्जांपल कराता हूं। पहला, सबसे पहली चीज, अगर मुझसे कोई कंपेयर करना चाहे FCl, Br, I, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, एनायंस है, बोलो यार।
अगर कंपेयर करें तो हम कहेंगे सब पे नेगेटिव चार्ज बराबर है -1। बात करते हैं साइज की, इधर से इधर जाएंगे तो साइज बढ़ रही होगी, और अगर साइज बढ़ेगी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, सॉफ्टनेस बढ़ेगी, हार्डनेस। इसका मतलब बताइए कंपैरिजन अगर करें तो इधर से इधर जाने पर क्या होने वाला है? यस, सॉफ्टनेस इंक्रीज और हार्डनेस डिक्रीज। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? पक्का समझ में आई? बोलो। इसका तो F माइनस कैसा आयन हो गया नॉर्मली? हार्ड। और बताओ I माइनस कैसा आयन हो गया नॉर्मली? क्या आपको समझ में आया? आया? आप शुरू हो जाओ, कंपेयर करो हार्डनेस सॉफ्टनेस। H माइनस क्या होगा? सर H प्लस क्या होगा? H प्लस पहले तो H प्लस से हार्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसकी तो कोई साइज ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकाल, ये तो प्रोटॉन है, ये तो प्योर प्रोटॉन है, अकेला प्रोटॉन है, नंगा प्रोटॉन है, कुछ है ही नहीं अगल बगल में। इससे छोटी साइज तो दुनिया में किसी आयन की हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब ये तो मोस्ट क्या हो गया। और बताओ H माइनस के बारे में? हाईली सॉफ्ट। ये बहुत एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली है ना, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनकी स्पीसीज नॉर्मली हार्ड होती हैं, बट हाइड्रोजन की जो H माइनस स्पीसीज है ना, वो सॉफ्ट है। वो इसलिए है कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और इसमें इतने हैं जो ये संभाल ही नहीं सकता। एक प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा रखे, मतलब इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 2 है, 2। इससे ज्यादा रेशियो नॉर्मली किसी आयन में संभव ही नहीं है। और अगर इतना तगड़ा रेशियो है तो क्या वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर पाएगा? तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन करने से उसकी साइज बढ़ेगी नहीं, बहुत बढ़ जा। आपने पढ़ा होगा जो हाइड्राइड है वो लगभग किसकी साइज के बराबर होता है? ब्रोमाइड और हाइड्राइड के बीच में होता है। इनफैक्ट इतना बड़ा होता है, बहुत लार्जर आयन है हाइड्राइड। क्या है? वेरी लार्जर आयन। अगर वेरी लार्जर आयन है तो कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट। इसीलिए लिख लो, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। हार्ड नहीं, ये कैसा है? सॉफ्ट आयन है। समझ में आया? बोलो। इनमें कंपेयर करो हार्डनेस या सॉफ्टनेस, वही एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। देखो, कार्बन पे माइनस क्या होता है? हार्ड होता है। क्या होता है? मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, इसको कंपेयर करने से पहले आप ऐसे समझ लीजिए, वो तो मैं लास्ट में बता दूंगा, पर आप समझ लीजिए। सी पर माइनस हो, नॉर्मली सी पे माइनस हो, डिलोक्लाइज नहीं होना चाहिए, राइट? बोलो। या एन पर माइनस हो या एफ पर माइनस हो, ये नॉर्मली क्या होते हैं? हार्ड कैटेगरी में आते हैं, राइट? बोलो। और अगर बी आर पर माइनस हो, आई पर माइनस हो, बोलो ना यार, एस पर माइनस हो, है ना, तो नॉर्मली किस कैटेगरी में आते हैं? सॉफ्ट। इन्हीं में एक आई माइनस भी आ जाता है, जुड़ जाता है, सॉरी एच माइनस। इन्हीं में क्या जुड़ गया है? समझ में आ गया आपको? तो आपको कंपेयर करना है हार्डनेस या सॉफ्टनेस, कुछ भी बोल दीजिए, बताओ लेफ्ट राइट क्या होगा। देखो, डीलोकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, यहां पे ये लोकलाइज चार्ज है, बोलो। यहां पर ये चार्ज डीलोकलाइज हो चुका है, यहां पर तो पेल के डीलोकलाइज हो रहा है। इसका तो बताओ, इधर से इधर जाने पर सी माइनस के केस में क्या बोलोगे? इधर से जाने पर सॉफ्टनेस बढ़ेगी और हार्डनेस। समझ में आया? अरे बेशर्मो आया। इसीलिए अगर तो आपसे पूछे कि बताओ CH3 माइनस कैसा आयन है? हार्ड। कैसा है? लेकिन कोई पूछ ले कि बताओ ये कार्बन आयन कैसा है, क्योंकि अब ये माइनस नहीं बचा, ये माइनस डीलोकलाइज हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बोलो ना। तो बताओ इनोलेट का कार्बन टर्मिनल क्या होगा? सॉफ्ट। समझ में आया? अगले में कंपैरिजन करो, यहां पर डेल्टा प्लस कम है और यहां पर डेल्टा प्लस ज्यादा है, बिकॉज यहां आपको पता है सिग्मा बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन जो होता है, या सिग्मा बॉन्ड में डिस्पर्सन होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है कम होता है, पाई बॉन्ड में ज्यादा होता है। इस बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी डेफिनेटली, इस बॉन्ड में पोलैरिटी कम होगी, बोल रहे हैं। हाँ,
तो यहां चार्ज ज्यादा है, इसका तो इधर जाओगे तो क्या बोलोगे, सॉफ्टनेस बढ़ेगी, अरे बोलो ना यार, और इधर जाओगे तो हार्डनेस घटेगी, घटेगी ना। इसीलिए याद रखना, इसीलिए याद रखना, अगर आपसे कोई कंपैरिजन करवाए कार्ब कैटायन, माय गुडनेस, तो एसिटाइल क्लोराइड या एसीटोन कुछ भी मान लो, और एल्किल हैलाइड्स, माय गुडनेस, अगर इन तीनों को समझें तो देखो यहां पे तो चार्ज बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं पूरा ही है, अरे पूरा चार्ज ही है, यहां पर डेल्टा प्लस है और यहां पर तो बहुत कम होगा, बोलो यार। इसीलिए नॉर्मली इन सेंटर्स को क्या कहा जाता है, इन सेंटर्स को भी क्या माना जाता है? पर एल्किल हैलाइड के सेंटर्स को क्या माना जाता है, क्या माना जाता है? आज आपको समझ में आएगा क्यों एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन से नहीं दिखाते, समझाते ही नहीं है, बल्कि उनकी रिएक्शंस को हम होमोल्यूमो से समझाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन ऑर्बिटल कंट्रोल होते हैं, और ऑर्बिटल कंट्रोल रिएक्शंस को किससे एक्सप्लेन करते हैं, होमोल्यूमो, पढ़ाऊंगा मैं होमोल्यूमो इंटरेक्शन। अरे बाढ़ में जाओ, ये समझ में आ गया ना भाई, वो छोड़ो, इतना समझ में आई बात, आई? मोर चार्ज मोर हार्ड, मोर चार्ज मोर, लेस चार्ज मोर सॉफ्ट, गॉट इट? समझ में आ गया? तो बताओ ये सेंटर कैसा सेंटर है, सॉफ्ट, और ये सेंटर कैसा सेंटर है, हो और भी ज्यादा हार्डर है तो, बिकॉज ये तो और ज्यादा चार्ज बढ़ा देगी। समझ में आ गया? हाँ, यहां पर कार्बन है, सॉरी, यहां पर दो सेंटर्स हैं, देखो ये डेल्टा प्लस है और ये डबल डेल्टा प्लस है, बोलो यार, बोलो। तो बताओ इस सेंटर सेंटर में हार्डनेस कंपेयर करें तो ज्यादा हार्ड कौन है, ये, और ज्यादा सॉफ्ट कौन है, ये, बोलो। तो यहां लिख सकते हैं ये लेस हार्डर है, अरे बोलो ना यार, या ये सेंटर कैसा सेंटर है, मोर सॉफ्टर, और ये सेंटर कैसा सेंटर है, मोर हार्डर या लेस सॉफ्ट। समझ में आ गया होगा, मैं आ गया ना? अरे कल बताया था ना यार, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यहाँ चार्ज ज्यादा होगा ना यार, यहाँ चार्ज कम होगा, बताया था ना जेनेटिक स्ट्रक्चर बना के, बताया नहीं था क्या ये, कैनोनिकल्स बना के, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, कम, बिकॉज ये इस वाली स्ट्रक्चर ऐसी, वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसमें चार्ज होगा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आरएच में कम होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में कम होगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कल ही तो बात कर रहे थे इसकी यार, समझ में आया आपको? आया? अगला, अगर इनको कंपैरिजन करें तो बताओ, या आर माइनस है तो ये कैसा है, हार्ड, पक्का हार्ड सेंटर, बोलो यार, बिकॉज ये लोकलाइज्ड हो गया, और ये सी माइनस डी लोकलाइज है, बोलो यार। तो बताओ ये कैसा सेंटर है, क्या आपको समझ में आ गया? समझ में आया? समझ में आया? तो बताओ एक नॉर्मल कार्बन आयन और एक इनोलेट का कार्बन आयन, दोनों सेंटर्स को कैसे क्लासिफाई करोगे? नॉर्मल कार्बन आयन एक हार्ड सेंटर होता है और इनोलेट्स का कार्बन आयन एक सॉफ्ट सेंटर होता है, क्योंकि इसमें तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा वाला हो गया, सारा चार्ज तो कहां चला गया होगा, ऑक्सीजन पे पहुंच गया होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आरओ माइनस आर एस माइनस, सिंपल, सेकेंड पीरियड का है तो दिस इज हार्ड सेंटर, गॉट इट? बोलो ना भाई, इनको कंपेयर करें, इनको कंपेयर करें तो बताओ, अगर कंपेयर करें, देखो अगर ये देखें तो ये तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया, चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही, यहां चार्ज है, यहां भी चार्ज है, यहां भी है, पर ये डिलोकलाइज्ड है, यहां दोनों लोकलाइज्ड है, बोलो है क्या? तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो बताओ हार्डनेस का सीक्वेंस क्या हो गया, हार्डनेस का सीक्वेंस क्या हो गया बताइए? मोस्ट हार्ड कौन हुआ, मोस्ट हार्ड। अच्छा ये दोनों तो सॉफ्ट हो गए, पहले तो ऐसे समझ लेते हैं, पहले तो क्लासिफाई कर देते हैं, ये दोनों, ये क्या है हार्ड, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, उससे पहले समझ लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए उससे पहले। अगर किसी भी बॉन्ड को ले, मान लीजिए हम कोई भी ओ एक्स बॉन्ड या ओ ई बॉन्ड ले लेते हैं कोई भी, या ओ प्लस या ओ माइनस
ए प्लस, कुछ भी बॉन्ड ले लेते हैं, किसी भी बॉन्ड में जितना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा चार्ज उतना कम हो जाएगा। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, समझिए, किसी भी बॉन्ड में जितना ज्यादा चार्ज उतना, और चार्ज जितना कम होगा हार्डनेस घटेगी। किसी भी बॉन्ड में जितना ज्यादा आयोनिक करैक्टर होगा चार्ज उतना ज्यादा, और चार्ज जितना ज्यादा हार्डनेस उतनी ज्यादा। समझ में आया? तो मैं सिंपली अगर कहना चाहूं, अगर इस बॉन्ड की बात करना चाहूं, मोर आयोनिक करैक्टर, क्या बोलोगे बताओ? इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो क्या बोलोगे? मोर आयोनिक करैक्टर, टेल मी, मोर आयोनिक करैक्टर इन ए बॉन्ड, उससे क्या होगा? और अगर मोर चार्ज होगा तो बताओ, मोर हार्ड होगा। समझ में आ गया? हार्डनेस ज्यादा होगी। क्लियर है? और अगर मोर कोवलेंट करैक्टर, लेस चार्ज, और अगर लेस चार्ज होगा तो हार्डनेस कम होगी। क्या आपको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करिए, हाथ खड़े करो। पक्का समझ में आया? तो आप लोग क्या, या तो जीरो चार्ज है, देखो है ही नहीं, एल्कीन है, न्यूट्रल है। अरे एल्कीन है यार, न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है ना यार। यहां पर माइनस है पर डिलोकलाइज्ड है, यहां पर माइनस डिलोकलाइज्ड नहीं है, नहीं है। अब आप पता है लिथियम में पोलराइजेशन ज्यादा होता है, क्योंकि लिथियम छोटा है, छोटा कैटायन, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवलेंट करैक्टर। ऐसा कहा था ना, याद करो ना, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवलेंट करैक्टर बोलो, इसलिए इसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, तो इसकी हार्डनेस थोड़ी कम होगी, इसकी हार्डनेस थोड़ी। समझ में आ गया? आ गया ना क्लियरली? तो ये दोनों हार्ड की कैटेगरी में आएंगे, और ये दोनों और ये सॉफ्टेस्ट होगा, बिकॉज में तो चार्ज ही नहीं है। समझ में आ गया? अगली कहानी इसका बताओ, अभी बता दिया था मैंने इसका। इस पे प्लस है, इस पे डेल्टा प्लस है, और इस पे तो डबल डेल्टा प्लस है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स की हार्डनेस बात करो तो ये तो मोस्ट हार्ड है, और ये मोस्ट सॉफ्ट। समझ में आया? तो इधर से इधर जाने पर क्या बढ़ रही है? सॉफ्टनेस बढ़ रही है। क्या आपको क्लैरिटी आई इस बात की? ठीक है, अगला एग्जांपल, सॉरी डिलीट कर देते हैं, बेकार में आपके पास दो एग्जांपल क्यों रहे? कैसे होगा? हो गया? हो गया। ये अपनी फाइनल पीपीटी आ गई, जब मैं जो इसमें मैंने समराइज कर दिया। ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स है या हार्ड बेसिस है? न्यूक्लियोफाइल कह दीजिए, बेसिस कह दीजिए, बोलो ना यार। ये बॉर्डरलाइनर है और ये सॉफ्ट है। गॉट इट? ढंग से देख लो, इसमें किसी में कुछ दिख रहा हो गड़बड़ तो मुझे बता दो। ढंग से देख लो, देखो ये सब सेकंड पीरियड वाले खेल है, सब सेकंड पीरियड के काम है, सब सेकंड पीरियड वाले लोग हैं, बोलो यार। नॉर्मली क्लोराइड को छोड़ के, वो बॉर्डर लाइन की केस आ गई। ये सब क्या है? बॉर्डर लाइनर है बीच वाले, बोलो यार। और ये सब सॉफ्ट है, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, और H- और है बस इसके अंदर। और बताओ एल्कीन और एरोमेटिक रिंग में किसमें क्यों आई? डिलोकलाइज्ड। अरे डिलोकलाइजेशन है यार, समझ में आ गया ना? और एल्कीन में तो चार्ज ही नहीं है। क्लियर है? तो ये मोटा मोटा मैंने आइडिया आपको दे दिया कि जो हमको यूज होएगा चैप्टर में, कि हार्ड सेंटर्स कौन से होंगे, या किस सेंटर में हार्डनेस ज्यादा होगी, और सॉफ्ट सेंटर कौन से होंगे, किस सेंटर में सॉफ्टनेस ज्यादा होगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिससे हम रिएक्टिविटी भी पढ़ेंगे, और इस एग्जांपल को समझना भी है आपको। इस एग्जांपल में आपको कंपेयर करना है, कंपेयर हार्डनेस, और अगर हार्डनेस का मतलब चार्ज ही होगा एक तरह से, और चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी ना यार। तो हार्डनेस को हम काई से जोड़ सकते हैं? सीधा सीधा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कंपाउंड्स। कंपेयर कीजिए हार्डनेस या इलेक्ट्रोफिलिसिटी। फिर मैं कह रहा हूं, दोनों को रिलेट कर रहा हूं, फिर से रिलेट कर रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो, दोनों फिर से रिलेट कर रहा हूं। हार्ड ज्यादा, चार्ज ज्यादा। और अगर ये चीज कैटायनों में कंपेयर कर रहे हैं हम, तो कैटायनों पे चार्ज जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ज्यादा। हाँ ना? करिए, इनको कंपेयर करिए, बताओ। इस सेंटर की करनी है, यही तो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, सब में यही सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखो सच पूछा जाए ना तो ये दोनों तो लिखने के लिए ऐसे हैं, बाकी ये दोनों तो है तो प्लस ही, कैटायन नहीं पूरे पूरे, क्योंकि इनकी एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में तो पूरा ही प्लस है ये। देखो जैसे इसको ऐसे करोगे प्लस आ जाएगा ना, हाँ, तो एक तरह से ये तो पूरे 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 कैटायन है एक तरह से। इस पर डेल्टा प्लस है, बोलो है, इस पे भी डेल्टा प्लस है, अरे है, पर इन दोनों में इस पे डेल्टा प्लस ज्यादा है, क्योंकि ना केवल यहां है बल्कि ये भी है, बोलो ना यार। इस पे डेल्टा प्लस इससे कम होगा बट इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ये इस पर प्लस नहीं आने देगा। ऊपर वाला बोलेगा ला, तो बगल से कहते मैं दे रहा हूं रुक जा, इधर से आ रहा, बोलो अरे हाँ यार, जितना प्लस एम बढ़ेगा उतना सेंटर पे डेल्टा प्लस कम हो जाएगा ना यार। दे रहा है ना अल्टीमेटली वो इसको, यहां तो ये और दे रहा होगा, पेल पेल के दे रहा होगा, बोलो ना भाई पेल पे, तो इस पर तो डेल्टा प्लस और भी कम हो गया। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं लेफ्ट से राइट जाने पर चार्ज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है, बोलो यार। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता जाएगा तो हार्डनेस कम होती जाएगी, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, या इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी कम होती समझ में आया? तो बताओ इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बोलो 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 गधो बोलो, लेफ्ट से राइट जाने पर बोलो चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या बोलोगे, डिक्रीज। इधर से इधर जाने पर सेकंड बोलो, बोलो हार्डनेस, हार्डनेस डिक्रीज। थर्ड बोलो इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, हाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजेस। क्या आपको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, आ जाएगा। लिखोगे क्या, लिखोगे एग्जांपल्स को? नहीं। चलिए, तो ये हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा, दैट इज HSAB, हार्डनेस सॉफ्टनेस क्लासिफिकेशन। आइए अब इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं रिएक्टिविटी पे, कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है, हाउ दिस कॉन्सेप्ट वर्क।